हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हमें 24th मॉर्निंग की पेपर डिस्कशन करेंगे, 24 जनवरी मॉर्निंग का। ये क्वेश्चन देखो बेटा, 51 से अपना केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 51 का 1 मोल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 टेकन 5Cl3, ऐसा तुमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फार्मूला देता है और कितने मोल्स ऑफ आयंस देते हैं पानी में डिसॉल्व करने के बाद, वो भी मेंशन किया। 3 आयंस देता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पानी में डाल तो 3 आयंस को रिलीज करता है। तो 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन यील्ड 2 मोल्स ऑफ AgCl। AgCl कितने बन रहा है? 2 मोल्स ऑफ AgCl। मतलब Cl माइनस कितने बार है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बाहर कितने हैं? 2 है। वैसा हमको समझ में आ जाता है कितने मोल्स ऑफ AgCl बनता है कि उसकी बेसिस पे हमको समझ में आता है। तो 2 Cl बार है, तो वैसा होने वाला ऑप्शन ओनली सेकंड ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन हो सकता क्या सर? ये भी हो सकता ना सर? बोल तो नहीं, अमीन लिगैंड को ऐसा अंदर बाहर नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पर इट शुड बी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब 6 रहना है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर इधर कितना है? देखो 5 है, तो एक्चुअली क्या होना? 6 होना चाहिए। तो इसीलिए ये गलत है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना बोल तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा रहना चाहिए? हाईएस्ट में रहना चाहिए। एंड टेर्बियम का जनरली +3 का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो फिर टेर्बियम इज रेडिली अंडरगोइंग +4 to +3 इजीली। जनरली लैंथेनाइड्स का, एक्टिनाइड्स का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है ना। एंड टेर्बियम अभी इधर +4 स्टेट में है, तो दैट इज रेडिली अंडरगोइंग रिडक्शन। तो रिडक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब ये कैसा है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वैसा हमें बोल सकते हैं ऑप्शन 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हाँ, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वाटर NH3CH4। ऐसा स्टेटमेंट के टाइप क्वेश्चन ज्यादा दे रहा था इस साल। तुम्हें देखेगा तो इतने सारे पेपर्स में हम अगर ऑब्जर्व किए तो ऐसा स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स 5 स्टेटमेंट दे के नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ऐसा पूछ रहा है। और ADE ओनली, CDE ओनली। यहाँ पर क्या पूछा? ट्रू वाला पूछा। तो ट्रू वाला पूछेगा तो इसके आंसर क्या हो सकता? देखो, सेंट्रल एटम्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स और sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोला, बराबर है ना। ये वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये स्टेटमेंट बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, HOH, HNH एंड HCH एंगल्स इन द एबो मॉलिक्यूल्स। हाँ, बॉन्ड एंगल्स भी बराबर है। वाटर की बॉन्ड एंगल और NH3 की बॉन्ड एंगल और CH4 की बॉन्ड एंगल बराबर है। तो बी स्टेटमेंट भी बराबर है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट CH4 NH3 वाटर, ये भी बराबर है। वाटर में 2 लोन पेयर रहने वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो सकता? इसकी ज्यादा हो सकता। 2 लोन पेयर है वाटर में, इसलिए उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो सकता है। और NH3 भी 1 लोन पेयर रहने वजह से इसकी भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। बराबर बेटा, लाइक दिस। और CH4 का तो डाइपोल मोमेंट 0 ही है, वो सिमेट्रिकल शेप रहने वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। नेक्स्ट, ये भी करेक्ट है। फिर ये BC, ये तीनों भी करेक्ट है। और अब देखने की जरूरत भी नहीं है, ABC ओनली ऑप्शन एक ही है, दूसरा है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन ABCD, हाँ E भी है ना, E भी देख लो। तो E रहेगा, तो ये सोल्यूशन ऑफ NH3H2O इज बेसिक बोला। अमोनिया इन वाटर बेसिक होता है बोला, बराबर है। इन दिस सोल्यूशन अमोनिया एंड H2O एक्ट्स एज लौरी, ब्राउनस्टेड एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली बोल रहा है। तो ये ब्राउनस्टेड लौरी एसिड है बोल रहा है। NH3 एसिड क्यों होता है? NH3 बेस होता है ना। तो इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड बोथ वाटर एंड NH3 लेविस एसिड है, CH4 लेविस बेस बोल रहा है। ये दोनों लेविस बेसिस है एक्चुअली। NH3 और वाटर लेविस बेसिस है, लेविस एसिड दिया, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना। तो फिर आंसर इसका ABC ओनली, ऑप्शन 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स आर नॉट अबाउट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो पीरियोडिक टेबल में हमको पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स दिया, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि स्टार्टिंग से जो अर्लियर अटेम्प्ट्स है डोबराइनर वाला एंड न्यूलैंड्स और उसके बाद में जो मेंडलीव का आया था, उसके सभी भी लोथर मेयर सभी भी एटॉमिक मास को पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसा लिए थे, पीरियोडिक फंक्शन जैसा लिए थे, एटॉमिक मास को लिए वो लोग। बाद में हेनरी मोसले आके एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक फंक्शन जैसा लिया था, तो वही करेक्ट है। फिर ये गलत ही स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट वाला ही पूछा तो ये गलत स्टेटमेंट ही है, फिर ये हो सकता है। देन बी देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन हमको नॉट ट्रू वाला चाहिए ना, तो ये करेक्ट है। फिर सी क्या है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशंस आर अरेंज्ड इन द सेम पीरियड बोल रहा है। सेम कॉन्फ़िगरेशन रहने वालों को सेम ग्रुप में रख दिए, सेम पीरियड में नहीं रख दिए ना, तो ये गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, राइट। नेक्स्ट डी देखो, एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल। तो लास्ट फील्ड ऑर्बिटल में एक्चुअली एलिमेंट्स में लास्ट फील्ड ऑर्बिटल जो रहता है वो एलिमेंट्स की लोकेशन को बताता है बोल रहा है, ठीक है। इज दिस करेक्ट? लास्ट फील्ड ऑर्बिटल उसकी लोकेशन को बताता है क्या? एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल बोल रहा है। लास्ट फील्ड ऑर्बिटल मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम में लास्ट फील्ड ऑर्बिटल 3s1 है, तो 3s1 इसकी लोकेशन को बता सकता है क्या? यस बता सकता है, फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर ए बी करेक्ट हो रहे हैं, ए बी नहीं ए सी, सॉरी ए सी करेक्ट हो गए थे, ए सी एंड ई करेक्ट हो सकता है, इनकरेक्ट, ये करेक्ट है ना, इनकरेक्ट वाले चाहिए हमको। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल in energy level that is being filled. So यहाँ पर क्या बोल रहा है? The number of elements in a period same as the number of atomic orbitals available in energy level that is being filled. तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कितने अवेलेबल है कि उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते क्या वो पीरियड में? नहीं हो सकते, राइट। तो इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट। सो ये तीनों गलत स्टेटमेंट्स है, तो आंसर इज ऑप्शन 1 है, ठीक है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है तुमको, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन इजी है। देखो वेरी सिंपल है, हमको क्या पूछ रहा है? कंसिडर द गिवन प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ऐसा बोल रहा है। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की ग्राफ है, तो ये पहले ग्राफ देखिए, इधर लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट की ग्राफ ये होता है जनरली। फ्रीजिंग पॉइंट इधर देखेगा तो टेम्परेचर को बढ़ाते रहे तो वेपर प्रेशर बढ़ता रहता है बोल के इसका मीनिंग है, ये दो ग्राफ्स का मीनिंग। और ये लिक्विड सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट देखो, ये TF नॉट लिक्विड सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट है, और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट इससे भी कम है, तो बराबर है। ये बता रहा है परफेक्टली सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है बोल के ये बता रहा है। और दूसरा ऐसा कुछ बता रहा है क्या? ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा है। ये देखो ग्राफ यहाँ तक आ गया, वो गलत है ना, तो यहाँ तक ही आना चाहिए, इधर ही फ्रीजिंग हो जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ तक ही आना चाहिए, तो ये करेक्ट है बेटा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली करेक्ट, ये सेकेंड ऑप्शन गलत है। और थर्ड ऑप्शन तो देखिए यहाँ पर ऐसा दोनों का भी, सॉल्यूशन का और लिक्विड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट का कम है बोला और सॉल्यूशन का ज्यादा है बोल के बोल रहा है। ये इसमें वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा रहता है? सॉल्वेंट की ज्यादा रहता, सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की ज्यादा रहता। तो वेपर प्रेशर ज्यादा किसकी है? सॉल्वेंट की इधर, और सॉल्यूशन की कैसा है? कम है, तो ये करेक्ट ग्राफ है। तो वैसा अगर तुमको डेल्टा TF की फार्मूला को डिराइव करने जब वो याद रहे तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी का फार्मूला है ना, वो फार्मूला डिराइव करने जब ये तुमको डिस्कशन करते, वो डिस्कशन करने का वो अगर याद है तो मैं परफेक्टली लिखते इसको। नेक्स्ट 56 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग
linear combination of atomic orbital will lead to the formation of molecular orbitals in homonuclear diatomic molecules. And z डायरेक्शन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिया. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिया हमको? z एक्सिस दिया. तो z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो सिग्मा बॉन्ड, नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन किसके केस में बनता है? जनरली 2pz. अगर एक्सिस अलग अलग है इसके बीच में बॉन्ड बनेगा क्या? एक्सिस अलग अलग रहे तो बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं. एंड 2s 2px, 2s 2px, ये 2px है. 2px z एक्सिस को कैसा है? z एक्सिस को वो परपेंडिकुलर रहता है ना, ये z एक्सिस है. फिर ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होता ही नहीं, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होता, ये भी नहीं होता. एंड dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकते. एंड 2s 2pz है, 2s 2pz, तो 2s s ऑर्बिटल एंड 2pz मतलब z एक्सिस पर है वो, तो ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा क्या? यस, हो सकता है. तो फिर d ओनली ओवरलैपिंग दे सकता है, एंड 2pz एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. फिर हमको आंसर d ओनली इज करेक्ट. सो ऐसा मैं बोल रहा था ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा दिया था. ऐसा 3 स्टेटमेंट दे के उसमें से करेक्ट क्या होता है कि पहचाना बोल के ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा दिए. एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पे क्वेश्चंस पे ज्यादा दिया. ओके, इस बार पेपर पैटर्न में ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट पे फोकस किया, ये बात ध्यान में रख लो. और मे बी नेक्स्ट फेज में भी, फेज 2 में भी तुमको ऐसे क्वेश्चंस ही आ सकते, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस इस पे रखना बोल के मैं सजेशन दे रहा हूँ बेटा. नाउ फॉर ए रिएक्शन N2O5, for a reaction N2O5 gives rise to 2NO2 plus half O2 in a constant volume container, no products present initially. The final pressure of the system when 50% of the reaction gets completed. ऐसा बोला ना, 50% completion होना चाहिए. तो इनिशियली प्रेशर इसकी हमें लेंगे P0 लेंगे इनिशियली, तो इसमें 50% कंप्लीशन हो गया, मतलब P0/2 कंप्लीशन हो गया, राइट. तो फिर ये कितना बन सकता है? ये 1 रहे तो ये 2 ना, तो फिर ये P0 होगा, मतलब P0/2 कम हो गया. फिर ये कितना इंटू 2, P0/2 इंटू 2 क्या होता है? P0 ही होगा. एंड इसका प्रेशर कितना बढ़ जाता है? P0 इसमें P0/2 में फिर से आधा, ये 1 रहे तो इसमें हाफ है ये, तो P0/4 होगा. ये ऑक्सीजन की प्रेशर P0/4 और NO2 की प्रेशर P0 है. तो एट इक्विलिब्रियम पे आफ्टर सम टाइम हमें प्रेशर ऐसा है बोल के ले सकते. तो फाइनल प्रेशर टोटल प्रेशर कितना है पूछेगा तो P0 सबको ऐड कर दो. N2O5 की प्रेशर, NO2 की प्रेशर, O2 की प्रेशर, ये तीनों को ऐड करो, तो P0 माइनस P0/2 माइनस प्लस P0 प्लस P0/4 ऐड कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाए तो माइनस P0/4 बचेगा. क्या बचेगा? माइनस P0/4 बचेगा इसका डिफरेंस, और ये दोनों एडिशन करेगा तो 2P0 बराबर है. तो 2P0 माइनस P0/4 मतलब कितना हो गया? देखो 7P0/4 हुआ. मतलब फाइनल प्रेशर कितना टाइम्स इनिशियल प्रेशर से ज्यादा है? 7/4 टाइम्स ज्यादा है. ये आंसर आया हमको. बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन देखो, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स 2-step process in which first step reaction KOH with KOH KMnO3. अब MnO2 से KMnO4 की प्रिपरेशन में, पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता? इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड KNO3. ये डायरेक्ट हमारा NCERT बुक में से दिया था ये रिएक्शन को. NCERT बुक में देखो KMnO4 की प्रिपरेशन मेथड में देखो एज इट इज है ये रिएक्शन. MnO2 पहले तो क्या बनाता है? पोटेशियम मैंगनेट को बनाता है. पहले किसको बनाता है? पोटेशियम मैंगनेट. परमैंगनेट मतलब सिर्फ KMnO4, ये क्या बन गया? मैंगनेट बन गया. पहले स्टेप में मैंगनेट बनता, इससे पोटेशियम परमैंगनेट बनता, इससे पोटेशियम परमैंगनेट सेकंड स्टेप में बनता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इजी है और ये भी इजी है. अब ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक, ये भी ऑर्गेनिक. हाँ, ये क्वेश्चन देखो, KSP वैल्यू क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का कितना वैल्यू दिया? देखो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू दिया गया 1.6 × 10⁻⁻30.
व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इन वाटर पूछा। तो मोलर सॉल्युबिलिटी कितना हो सकता है? जनरली ये 1:3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स का 4s³ हो सकता ना सॉल्युबिलिटी, KSP वैल्यू। तो KSP वैल्यू ऐसा है 4s³ होगा, 4 भी नहीं सॉरी 1:3 टाइप ना, तो 27s⁴ होता है, 27s⁴, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻30। वो 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट्स का 4s³ होता है, ये 1:3 टाइप है ना, तो इसलिए 27s⁴ होगा। then that is equal to, here we got, then s⁴ is equal to 1.6/27 into 10⁻⁻30। फिर इसके रिलेटेड आंसर तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू ये आ सकता है, फिर ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, है ना बेटा, सिंपल है। हाँ ये तो ऑर्गेनिक, हाँ ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये जेट से करने वाला क्वेश्चन ये एक है बोल तो ये एक ही है, वो जेट से मतलब देखने में आंसर करने वाले क्वेश्चन है। तो ये लेट अस कंसिडर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक बोलने पे डेल्टा H क्या होना बोल के समझ में आ गया, पॉजिटिव, एंड विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोल रहा है। लो टेम्परेचर पे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जनरली एंडोथर्मिक वाले लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होते हैं। हाउएवर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो हाई टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा H पॉजिटिव हो जाके उस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा S तो क्या होना चाहिए, डेल्टा S पक्का पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एनी वन ऑफ देम शुड बी फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये तो नॉन स्पॉन्टेनिटी के फेवरेबल है ना, डेल्टा H पॉजिटिव होना, एनर्जी बढ़ना मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है, वो फेवरेबल कंडीशन फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर स्पॉन्टेनियस के लिए फेवरेबल होने के लिए पक्का डेल्टा S क्या होना, पॉजिटिव होना ही चाहिए। अगर डेल्टा S भी नेगेटिव हुआ तो वो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर होने दो लो टेम्परेचर होने दो, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होता है डेल्टा S अगर नेगेटिव हो तो। फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो तो दोनों भी नॉन फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, इसलिए पक्का इसका डेल्टा S पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये तो असाइनमेंट में क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, तो बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर पॉजिटिव, ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर द गिवन सेल, ऐसा सेल इक्वेशन दिया था, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एबो रिएक्शन गिवन, ऐसा हमको एक एक रिएक्शन की E0 वैल्यूज कितना है कि मेंशन किया। अब हमें ये नेट रिएक्शन को इसको यूज करके इसको निकालना, ये नेट रिएक्शन ये 1 है मान लो, ये 2 ये 3 ये 4 इक्वेशंस है मान लो। तब इक्वेशन 1 आने के लिए, इक्वेशन 1 आने के लिए मैं इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 में Fe+3 देखो, इधर Fe+3 देखो, वो इधर राइट लेफ्ट साइड रहता है और इधर राइट साइड है ना, इसलिए हम क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए इक्वेशन 4 को माइनस करना, बराबर है। नेक्स्ट Ag+ हमको लेफ्ट साइड रहना चाहिए वांटेड इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इसलिए ये भी लेफ्ट साइड ही रखो, इक्वेशन 2 को इसलिए लेफ्ट साइड ही रखा। इक्वेशन 3 में देखो, इक्वेशन 3 में Fe+2 लेफ्ट साइड है, इधर भी Fe+2 लेफ्ट साइड है, तो मतलब इक्वेशन 2 को भी क्या 3 को भी क्या करना, ऐड ही करना चाहिए, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन दैट हमको वांटेड इक्वेशन और ये तीनों यूज्ड इक्वेशन को देख के ये वांटेड इक्वेशन आने के लिए क्या ऑपरेशन इस पे करना चाहिए कि वो ऑपरेशन हम करना चाहिए। तब सेम डेल्टा G वैल्यूज पे भी सेम ऑपरेशन करो, डेल्टा G वैल्यूज पे भी सेम ऑपरेशन करो, बराबर है। अब डेल्टा G मतलब स्टैंडर्ड है, हाँ स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यूज है। फिर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यूज किसको इक्वल होते हैं, -NFE1 होता है, ये भी क्या होता है -NFE2 होता है ना। और ये क्या होगा माइनस, ये n वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, NFE4 प्लस ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता, और ये क्या होगा बेटा -N3FE3, बराबर है। हाँ फिर इसकी वैल्यूज जो है N1 कितना लेना चाहिए, इसमें तो नेट चेंज क्या हो रहा है, ओनली 1 चेंज हो रहा है, तो N1 1 ले सकते हैं, एंड सभी में तो F कॉमन लेके तुम्हें कैंसिल कर सकते, F तो कैंसिल ही हो जाता है, और ये 1 हो गया N1 वैल्यू। E1 वैल्यू हमने निकालना, ये E1 की वैल्यू ही निकालना, सामने माइनस वैसे ही रखो, F तो कैंसिल कर दिया मैं, तो माइनस क्या है बोलो -N2, सेकंड इक्वेशन में
N2 वैल्यू कितना है, वो तो 1 ही है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही ना, 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए N1 1 है, N2 1 है। तो फिर E2 कितना वैल्यू है, देखो x वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना है x, प्लस N4 कितना है, देखो N4 3 इलेक्ट्रॉन्स है, N4 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड E4 कितना हो गया, देखो Z हो गया, उसकी वैल्यू Z, माइनस N3 कितना है, N3 वैल्यू हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 लिखना, देन उसकी वैल्यू कितना है, E3 की वैल्यू y है, y लिखो, ठीक है बेटा, ऐसा मेंशन करो। अब E1 की वैल्यू चाहिए तो माइनस को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तब ये x हो गया था एंड प्लस 2y हुआ माइनस 3z, ऐसा आंसर एक ही एक ऑप्शन में है, वो 4th ऑप्शन में है, देखो ओके। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाले थे, ये नेट रिएक्शन का सिविल का, तो वो वैल्यू उतना आ गया, बराबर है। कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया ना। और ये क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चन, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर गिवन। स्टेटमेंट 1, ड्यूमास मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए हम ड्यूमास मेथड यूज करते हैं, ये पक्का करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या दिया, ड्यूमास मेथड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोला, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, तो फिर आंसर क्या हो सकता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डायरेक्ट ड्यूमास मेथड से ही क्वेश्चन है ये, तो ड्यूमास मेथड जो पढ़ते हैं ना उनको ये इजी लगता है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट, द लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस ज़्यादा रहने की रीज़न उसकी एटॉमिसिटी है ना। तो ये से दिस इज एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन बोल के बोला था, एटॉमिक साइज, एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है, उसकी एटॉमिसिटी ओनली। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिपेंडिंग ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किस पे डिपेंड होते हैं वो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और उसकी बॉन्ड, अब सल्फर 8 का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा क्रॉन शेप में स्ट्रक्चर है, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहने वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स है उसमें। और इधर ऑक्सीजन में सिर्फ वो डबल बॉन्ड हुआ है, ओनली 1 कोवेलेंट, मतलब 1 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर पाई बॉन्ड है, बस इतना ही। बट उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है देखो, तो इसीलिए इसका वेपराइज करना, इसको बॉयल करना मुश्किल है ज़्यादा, ये सॉलिड स्टेट में रहता। सल्फर कैसे स्टेट में रहता, सॉलिड, बट ऑक्सीजन किस स्टेट में है, गैस स्टेट में, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, दैट इज द रीजन। वो रहने के रीजन क्या है बेटा, उसकी एटॉमिसिटी, राइट, तो यही है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग कैटायंस द नंबर ऑफ कैटायंस व्हिच विल गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट इन देयर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर ऐड किए तो किसकी प्रेसिपिटेट हो सकता है, कॉपर +2 का होता है, कैल्शियम +2 का होता है, और आयरन +3 का होगा, एंड जिंक +2 का हो सकता है, और किसका होता है, जिंक +2 का। तो इसकी प्रेसिपिटेट पॉसिबल है इधर, ओके। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ओनली ये 4 आयंस प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, दीज आर द 4 आयंस कैन बी प्रेसिपिटेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो Fe3O4 + 4FeCO गिव्स राइज टू 3Fe + 4CO2। ये हमें ब्लास्ट फर्नेस में मेटलर्जी, जनरल मेटलर्जी को डिलीट कर दिए, बट मेटलर्जी में ये ब्लास्ट फर्नेस में ये रिएक्शन तुम्हें देख सकते, ठीक है, मतलब आयरन की एक्सट्रैक्शन में हम देख सकते हैं, बट उसके लिए इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो पता रहे तो भी नहीं पता रहे तो भी चलता है, तुमको इक्वेशन तो दिया, x kg of iron is produced when 2.32 into 10³ kg of Fe3O4 बोला, Fe3O4 को मैग्नेटाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। 2.8 into 10² kg of CO are brought together in the furnace, the value of x, तो x कितना kg प्रोड्यूस हो गया, x किसका है, वेट किसका है, वो आयरन का है। तो अब ये Fe3O4 4CO को
ये दोनों को कंबाइन करेगा तो आयरन प्रोड्यूस होता ना। फिर इसकी मोल्स कितना लेना, इसकी मोल्स कितना लेना, वो तो दिया था वेट्स दे, तो हमें क्या करना है उसकी मोल्स में कन्वर्शन करना। पहले इक्वेशन को तो लिखेंगे ऐसा, इक्वेशन को तो ऐसा हमें पहले लिख लेंगे, ठीक है। ये है गिवन इक्वेशन। अब इसकी वेट दिया था 2.32 इंटू 10 पावर 3 kg है वो, तो मोल्स में कैसा हो सकता है बेटा 2.32 बाय वेट बाय, हमें क्या करना है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करना, तो उसकी मॉलिक्यूलर वेट भी 232 है, मॉलिक्यूलर वेट भी कितना है 232, और केजी में रहे तो एक्चुअली ग्राम में कन्वर्ट करना, बट हमको इसकी आंसर भी हमको पूछ रहा है आयरन का वेट केजी में ही पूछ रहा है, तो इसलिए मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्शन नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही रख दे रहा हूँ। तो फिर ये कैंसलेशन होने के बाद 0.01 आ जाता है ये इंटू 10 पावर 3, मतलब कितना हो गया देखो 10 हो गया, तो ये 10 मोल्स है, ये Fe3O4 10 मोल्स। और CO का कितना है देखो, उसकी वेट दिया गया 2.8 इंटू 10 पावर 2 दिया गया, इसको हमें किससे डिवाइड करना, वी शुड डिवाइड विथ मॉलिक्यूलर वेट, CO की मॉलिक्यूलर वेट 28 है, तो इसको डिवाइड कर दे तो ये भी कितना आया 10 मोल्स आ गया, तो ये भी 10 मोल्स, तो ये भी 10 मोल्स है, ये भी 10 मोल्स है, दोनों भी 10 मोल्स है। सो अगर ये 1 मोल रहे तो ये 4 मोल से रिएक्ट करेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में क्या हो सकता है वो पहले फाइंड आउट करो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो सकता है, ये 1 मोल रहे तो ये 4 मोल रहना, फिर ये 10 मोल रहे तो ये 40 मोल्स रहना चाहिए, तो 40 से कम है तो इसीलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि पहचानने के बाद उससे तुम्हें प्रोडक्ट को डिसाइड करो, ये आयरन कितना बन सकता, फिर लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसकी बेसिस पे ये कितना बनना चाहिए 10 इंटू 3/4 मोल्स बनना चाहिए, ये कितना मोल्स है कि उसके रेस्पेक्टिवली ये आयरन कितना बनना चाहिए कि उसका मैं लिखा, तो 10 इंटू इसकी नंबर ऑफ मोल्स 3 है बाय 4 लिखा, देन इसको किससे मल्टीप्लाई करो तो वेट आता, ये है मोल्स, तो वेट आने के लिए क्या करना है इसको इंटू मॉलिक्यूलर वेट नहीं एटॉमिक वेट, आयरन की एटॉमिक वेट कितना है 56 से मल्टीप्लाई करो, तब क्या हो सकता है देखो 14 में कैंसिल होता है, 13 में 14 में कैंसिल होता है, राइट। सो 14 इंटू 3 इंटू मतलब 420 हो सकता है, आंसर इज 420, ठीक है ना। तो आयरन का वेट निकाला मैं, पहले मोल्स निकाला था और बाद में 420 उसकी मोल्स उसकी ग्राम केजी निकाला था, उसकी वेट निकाला, राइट। ऐसा हमें कर सकते। नेक्स्ट x ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट बोला, बेंजोइक एसिड की फार्मूला ऐसा ही है ना, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, पहले तो COO प्लस CO2 और H2O, मतलब 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, है ना। फिर 11.2 लीटर्स ऑफ क्या प्रोड्यूस हो गया CO2, 11.2 लीटर्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो, तो इसकी वेट कितना लेना, इसकी वेट x ग्राम्स बोल के दिया ना, तो x कितना है कि फाइंड आउट करो बोल रहा है, तो कैसा फाइंड आउट करते हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, 11.2 बाय 22.4 करो, तब इसकी मोल्स क्या आ गया हाफ मोल आ गया, तो ये हाफ मोल CO2 प्रोड्यूस होने के लिए ये भी कितना लेना चाहिए हाफ मोल ही लेना चाहिए, तो ये हाफ मोल हो तो इसकी वेट कितना है, वेट बेंजोइक एसिड का C6H5COOH, इसकी वेट कितना होता, जनरली बेंजोइक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट है 122, बेंजोइक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट है 122, तो ये हाफ मोल को 122 से मल्टीप्लाई कर दे तो तब आ गया 61, आंसर इज 61, ठीक है बेटा, समझ में तो आ गया कैसा सॉल्व किया मैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, 37.8 grams of N2O5 was taken in a 1 liter reaction vessel and allowed undergo following reaction at 500 Kelvin, और ये है रिएक्शन, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 18.65 बार दिया था, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर 18.65 दिया, और Kp वैल्यू पूछ रहा है, Kp निकालना बोल तो हमको ये तीनों की पार्शियल प्रेशर चाहिए ना Kp निकालने के लिए, फिर पार्शियल प्रेशर कैसा आ सकता, पहले इनिशियली N2O5 की प्रेशर कितना है निकालेंगे, 37.8 उसका वेट है और 1 लीटर वॉल्यूम है, नहीं तो गिवन इंफॉर्मेशन टेम्परेचर 500 केल्विन, ये है, ये सब भी किसका है N2O5 का है, इनिशियली प्रेशर हम निकालेंगे PV = nRT, ये फार्मूला से हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम प्रेशर ऑफ N2O5,
और इधर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू आरटी करो, इन की जगह नंबर ऑफ मोल्स की जगह वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखा। तो पी क्या हो सकता है निकालेंगे, वॉल्यूम तो 1 लीटर है, वेट 37.8 है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट इंटू वो 5 का, इंटू का 28, वो 5 का 16 5 80, 80 प्लस 28 108, और आर वैल्यू क्या लेना 0.082, इधर आर वैल्यू भी क्या लेना मेंशन किया, एंड इनटू टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर इज गिवन 500 केल्विन। अब ये सिंप्लीफाई कर दो, प्रेशर आ सकता है तुमको, प्रेशर यू विल गेट 14.35 बार प्रेशर, कितना आ रहा है देखो प्रेशर 14.35। तो ये प्रेशर किसका है, N2O5 का इनिशियल प्रेशर है, N2O5 का इनिशियल प्रेशर है, तो इसकी इनिशियल प्रेशर P नॉट कितना है 14.35 बार, एंड आफ्टर सम टाइम इसकी प्रेशर मान लो x कम हो गया, इसकी प्रेशर कितना कम हो गया x, फिर इसकी प्रेशर कितना हो जाता है x ही होता है, और इसका कितना होता है x/2 होता, क्योंकि ये 2 रहे तो ये 2, और ये कितना बन रहा है 1 ही बन रहा है ना, तो इसलिए हम ऐसा लिखे। नाउ 14.35 माइनस x, तब क्या करेंगे हम 14.35 माइनस x प्लस x, मतलब टोटल प्रेशर निकाल रहा हूँ मैं, टोटल प्रेशर निकाल रहा हूँ, प्लस x/2 इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, टोटल प्रेशर 18.65 बार है ना, 18.65 लिख दो ऐसा, और ये कैंसलेशन कर हो सकता है, तो x/2 इज इक्वल टू हमको आया था दिस वैल्यू वी आर गेटिंग लाइक दिस, यू ब्रिंग दिस वन हियर, 14.35 को इधर लिखाओ, 4.3 हो जाता ना, x वैल्यू कितना आ गया देखो, बराबर है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बराबर, ठीक है। तो फिर हमको इसका प्रेशर कितना आ गया x/2, प्रेशर ऑफ दिस वन ऑक्सीजन की प्रेशर x/2 की वैल्यू हमको आ गया था 4.3 इंटू 2, तो प्रेशर कितना आया था देखो हमको 4.3 इंटू 2 8.6 आ गया, 8.6 बार आ गया, तो प्रेशर x की वैल्यू हमको, x की वैल्यू आया था 8.6 आ गया, मतलब इसकी प्रेशर 8.6 होता है, इसकी प्रेशर 4.3 होता है, और इसकी प्रेशर कितना होता है 4.35 माइनस 8.6 कर दो, कितना आ जाता है, अराउंड यू विल गेट 14.35 माइनस 8.6, तो 5.75 इसकी प्रेशर है, बराबर है। तो ये तीनों की प्रेशर आ गया। अब Kp निकाल सकते हैं ना हम, Kp की फार्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मतलब N2O4 की प्रेशर एंड O2 की प्रेशर बाय N2O5 की प्रेशर, बराबर है। तो N2O4 की प्रेशर कितना है, N2O4 की प्रेशर 8.6 स्क्वायर है ना, और ऑक्सीजन की प्रेशर कितना है 4.3, एंड व्हाट अबाउट N2O5 की प्रेशर 5.75 स्क्वायर। अब इसको कैंसलेशन कर दो, तुमको 9 पॉइंट हमको आंसर आ रहा है 9.61 इंटू 9.619 ऐसा कुछ आ रहा था। तो इसको हमें कैसा लिखना है, इंटू 10⁻⁻2 फॉर्मेट में लिखना। तब क्या हो जाता है 961.9 लिख सकते हैं, 961 को 962 भी लिख सकते हैं ना, 961.9 को 962 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं अब 9.619 आया ना, इसको मैं 962 इंटू 10⁻⁻2 लिख दिया, समझे ना। सो वैसा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली यू विल गेट दिस, समझे ना बच्चों। यस, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए 75। हमको क्या दिया, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दिया, x2 का, y2 का, y5 का स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दिया, और द टेम्परेचर इन केल्विन इन विच रिएक्शन भी मेंशन किया। इसकी डेल्टा एस निकालो, वो स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यू से निकालो, xy5 माइनस हाफ sx2 प्लस 5y2 sy2, इससे डेल्टा एस की वैल्यू आ सकता है ना। तो डेल्टा एस वैल्यू क्या आ सकता है कि देखेंगे, xy5 कितना हो जाता बेटा 110 है, एंड हाफ sx2 कितना है 70 है, 5/2 sy2 कितना है 50 है, बराबर है। अब इसको कैंसलेशन कर तो 35 हुआ, इसको कैंसलेशन 25 इंटू 5 125, और ये 35,
मतलब टोटल 160 हुआ, तो 110 माइनस 160 माइनस 50, ये वैल्यू माइनस 50 आया और डेल्टा एच वैल्यू 35 किलो जूल्स। देन विच टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा पूछा है ना, ये रिएक्शन विच टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे रहता। जनरली वो टेम्परेचर निकालने के लिए डेल्टा जी 0 होता ना, विच टेम्परेचर रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम पूछेगा तो वो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होना चाहिए 0, डेल्टा जी 0 हो तो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितना है माइनस 35 किलो जूल्स है, किलो जूल्स को हमें जूल्स में ऐसा लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू माइनस 50 है, 5 कैंसल, 700 आंसर, तो आंसर इज 700 केल्विन। तो ये टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे रह सकता है। तो ओरली पेपर देखेगा तो टफ नहीं है लेकिन लेंदी पेपर है तो है। केमिस्ट्री के अब मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस किया उसमें से देखेगा तो लेंदी पेपर है। 29th की मॉर्निंग 24th की मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर जो है वो लेंदी पेपर है ना बेटा। मतलब 2-3 क्वेश्चन थोड़े टफ भी है, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा मतलब आइडिया आएगा तो वो भी इजी लगते, लेकिन आइडिया आने के पहले तो हमको थोड़ा टफ ही लगता वो क्वेश्चंस। मैं जो लास्ट में इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस किया था मोस्टली वो टफ क्वेश्चंस ही है ना। तो टोटली देखेगा तो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के टाइप के क्वेश्चंस एंड 4-5 स्टेटमेंट्स देके निकालो बोल के उसमें से करेक्ट नहीं तो रॉन्ग स्टेटमेंट निकालो बोल के ए डी ए बी ऐसा ऑप्शंस दे रहा है ना, वैसे क्वेश्चंस भी ज़्यादा डाल रहा है इस बार। तो ये फोकस करो, नेक्स्ट फेज 2 के लिए वो यूज होता है। ठीक है बेटा, थँक यू। गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला 24 जानेवारीचा जो पेपर आहे मॉर्निंग सेशनचा केमिस्ट्रीचा तो आपल्याला पाहायचा आहे। त्यामध्ये आपल्याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री प्लस डी एंड कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक अँड कोऑर्डिनेशनचे क्वेश्चन पाहायचे आहेत। ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये या पेपरमध्ये 8 क्वेश्चन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमधून आलेले आहेत आणि 2 क्वेश्चन डी ब्लॉकचे आलेले आहेत। कोऑर्डिनेशनचा एक पण क्वेश्चन या पेपरमध्ये आलेला नाहीये। त्यापैकी जीओसी मध्ये 2 क्वेश्चन आलेले आहेत, हायड्रोकार्बन अल्डिहाइड कीटोन हायड्रोकार्बन अल्कोहोल फिनॉल इथर मधला एक पण क्वेश्चन आलेला नाहीये। हायड्रोकार्बन एक आलेला आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह एक आणि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे 2 ते 3 क्वेश्चन या पेपर मध्ये आलेले आहेत। बायोमॉलिक्युलचा एक आहे, अमाइन्स आणि अल्कोहोल फिनॉल इथर वरती क्वेश्चन सोडला बाकी सगळ्या टॉपिक वरती क्वेश्चन याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक मध्ये आलेले आहेत। तर बघूयात, पहिला क्वेश्चन जो आहे तो फिजिकल बेस आहे, फिजिकल टीचर घेतील। त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 मध्ये आपल्याकडे विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इन इज द स्ट्रॉंगेस्ट ऑक्सिडायझिंग एजंट। बेटा एक सिंपल स्टेटमेंट आहे, एफ ब्लॉक एलिमेंट मध्ये, लॅन्थेनॉइड एलिमेंट मध्ये किंवा ऍक्टिनॉइड एलिमेंट मध्ये, मोस्टली लॅन्थेनॉइड एलिमेंट मध्ये +3 कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आणि स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे। ओके, लॅन्थेनॉइडचा स्टेबल कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट जो आहे तो +3 आहे। जर समजा एखादा एलिमेंट, एखादा लॅन्थेनॉइड एलिमेंट जर काय दाखवत असेल +4 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये असेल तर तो +3 मध्ये म्हणजे स्टेबल मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेल। दुसरा, एखादा लॅन्थेनॉइड एलिमेंट जो +2 मध्ये आहे तो +2 मध्ये अनस्टेबल आहे। ओके, EU याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे, समॅरियम EU आहे। ओके, लॅन्थेनॉइड एलिमेंट जो आहे तो +2 मध्ये आहे। ओके, लॅन्थेनॉइड एलिमेंट कॅन शोज 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर, दॅट इज +2, +3 अँड +4। लॅन्थेनॉइड 3 प्रकारचे ऑक्सिडेशन स्टेट शो करतात, त्यापैकी मोस्ट कॉमन आणि मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट इज +3 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ लॅन्थेनॉइड्स। ओके, सगळ्यात स्टेबल आणि कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट लॅन्थेनॉइडची बघायची असेल तर +3 आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त ते +2 आणि +4 शो करतात, त्यामुळे +4 चे जे असतील ते स्टेबल होण्याचा प्रयत्न करतील। +4 चे +3 मध्ये जात असताना स्वतः काय व्हायला लागलाय, +4 चा +3 होत असताना स्वतः रिड्यूस व्हायला लागलाय, दॅट मीन्स इट बिहेव्स लाईक ऑक्सिडायझिंग एजंट। याच्यात एक इलेक्ट्रॉन टाकल्याच्या नंतर +4 चा +3 होतो बेटा, म्हणजे स्वतः रिड्यूस व्हायला, इट बिहेव्स लाईक ऑक्सिडायझिंग एजंट। ज्याच्यानंतर +2 वाला जो आहे ऍज कम्पेअर टू +3, +2 वाला अनस्टेबल आहे, मग तो स्टेबल होत असताना स्वतः काय व्हायला, +2 चा +3 म्हणजे ऑक्सिडाइज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हायला लागलाय, दुसऱ्याला इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो, स्वतः ऑक्सिडाइज व्हायला, दुसऱ्याला काय करेल, रिड्यूस करेल, इट बिहेव्स लाईक रिड्यूसिंग एजंट। म्हणजे तुम्हाला एक सिंपल स्टेटमेंट सांगायचं असेल, लॅन्थेनॉइड एलिमेंट कॅन शोज 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिडेशन नंबर, दॅट इज +3, +2 अँड +4, आणि त्यापैकी सगळ्यात मोस्ट स्टेबल आणि कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +3। त्यानंतर
बाकीचे जे अनस्टेबल टू स्टेबल जात असताना +2 चा +3 जात असताना स्वतः ऑक्सिडाइज व्हायला इट बिहेव्स लाईक रिड्युसिंग एजंट. +2 वाले जे लॅन्थेनॉइड आहेत दे बिहेव्स लाईक रिड्युसिंग एजंट आणि +4 वाले जे लॅन्थेनॉइड आहेत दे बिहेव्स लाईक ऑक्सिडायझिंग एजंट. मग याच्यामध्ये हा +4 वाला एकटा जो आहे इट बिहेव्स लाईक ऑक्सिडायझिंग एजंट, हा रिड्युसिंग एजंट म्हणून काम करेल. हे दोघं काही करणार नाहीत कारण स्टेबल आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट याचा आन्सर जे येणार आहे बेटा दोन्हीला टिक मार्क केले, पण याचा ऑक्सिडेशन +4 वाला जो आहे इट बिहेव्स लाईक ऑक्सिडायझिंग एजंट्स. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंतर क्वेश्चन नंबर 53 इट इज फ्रॉम इनऑर्गॅनिक केमिकल बॉन्डिंग. ओके. त्याच्यानंतर फिजिकलचा क्वेश्चन आहे हा. सॉरी, हा क्वेश्चन पिरियडिक टेबल मधला आहे. फिजिकल दुसरे टीचर एक्सप्लेन करतील. हा फिजिकलचा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट इट इज ऑल्सो फ्रॉम इनऑर्गॅनिक और फिजिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे. इट इज फ्रॉम जीओसी. व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन आहे. जीओसीचा क्वेश्चन आहे बेटा. काय क्वेश्चन आहे बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकॅटायन फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल. कुठला कार्बोकॅटायन जास्त स्टेबल आहे असा क्वेश्चन विचारलेला आहे. तर या कार्बोकॅटायन पैकी तुम्हाला स्टेबिलिटी ऑर्डर लावायची असेल तर ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकॅटायन सगळ्यात जास्त स्टेबल असतात. त्यानंतर ज्याच्यामध्ये अरोमॅटिक कॅरेक्टर येतं कार्बोकॅटायन मुळे ते कार्बोकॅटायन जास्त स्टेबल येतात. लाईक ट्रोपोलियम कॅटायन, त्या पॉझिटिव्ह चार्जमुळे त्याच्यात स्टेबिलिटी आलेली आहे, त्याच्यामुळे अरोमॅटिक कॅरेक्टर आलेलं आहे, त्यामुळे तो कार्बोकॅटायन जास्त स्टेबल येतो. त्याच्यानंतर मग बेन्झिलिक वगैरे येतात. मग सगळ्यात मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन असतो ऑक्टेट कंप्लीट होणारा. मग इथं आता पॉझिटिव्ह सिंगल डबल कॉन्ज्युगेशन आहे, डबल सिंगल लोन पेअर इकडे कॉन्ज्युगेशन आहे, बट फ्लोरीन इझिली इलेक्ट्रॉन देत नाही बेटा. त्याच्यानंतर या दोघांमध्ये बघूयात. इकडे तर कॉन्ज्युगेशन नाहीये, पॉझिटिव्ह सिंगल डबल एकच कॉन्ज्युगेशन आहे. बट इन केस ऑफ सेकंड आणि थर्ड नंबर एक्झाम्पल पॉझिटिव्ह सिंगल डबल कॉन्ज्युगेशन आहे. त्याच्यानंतर डबल सिंगल लोन पेअर फर्दर कॉन्ज्युगेशन आहे. पॉझिटिव्ह सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेअर एवढं कॉन्ज्युगेशन आहे. बट याचे लोन पेअर इकडे एंगेज आहेत. एंगेज आहेत म्हणजे इकडे देण्याची ॲबिलिटी कमी आहे. याचा +m पॉवर OR ग्रुप पेक्षा कमी आहे बेटा. OR ग्रुपचा +m पॉवर, याचा +m पॉवर वरच्या ग्रुप पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे कार्बोकॅटायनची स्टेबिलिटी बघायचं असेल तर RS बघायचा. ठीक आहे. RS बघा OCH3 डबल सिंगल पॉझिटिव्ह चार्ज डबल बॉन्ड जर पुढे गेला तर पॉझिटिव्ह चार्ज याच्या शेजारी येतो आणि पॉझिटिव्ह चार्ज शेजारी आल्यानंतर ऑक्सिजनचे लोन पेअरला इलेक्ट्रॉन पेअर देतात आणि इट फॉर्म्स ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकॅटायन. याच्यामध्ये ऑक्टेट कंप्लीट होतं. डबल बॉन्ड इथं आहे. ओके. हा दुसरा डबल बॉन्ड इथं तयार होईल आणि ऑक्सिजन कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज, बट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह और पॉझिटिव्ह जरी आलेला असला तर प्रत्येक आयटमचा ऑक्टेट याच्यामध्ये कंप्लीट आहे बेटा. ऑक्सिजनला 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेअरचे 2 असे 8 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट कंप्लीट RS आहे. ठीक आहे. याच्यात पण ऑक्टेट कंप्लीट होतं, बट +m पॉवर ऑफ OR इज ग्रेटर दॅन ऍसिड इस्टर ग्रुप. ओके. याच्यापेक्षा याचे लोन पेअर इकडे एंगेज आहे, तिकडे देण्याची ॲबिलिटी जी आहे इकडच्या साईडला देण्याची ॲबिलिटी कमी आहे. त्यामुळे एक्झाम ऑप्शन नंबर 3 इज मोर करेक्ट. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त हा स्टेबल आहे. 2 नंबरला म्हणलं तर 2 नंबरचा येईल बेटा. ऑर्डर जर लावायची असेल तर सगळ्यात जास्त स्टेबल 3, त्याच्यानंतर 2 येईल बेटा. ठीक आहे. नेक्स्ट हा इट इज फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक मध्ये KMnO4चं जे प्रिपरेशन आहे त्याच्यामधनं हा क्वेश्चन आलेला आहे. प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 कॅन बी कॅरिड आउट इन 2 स्टेप. 2 स्टेप मध्ये मेकॅनिझम त्याचं होतं. त्यापैकी त्यांनी म्हणले प्रिपरेशन ऑफ पोटॅशियम परमॅंगनेट फ्रॉम पायरुलसाइट ओर इन्व्हॉल्विंग 2 स्टेप इन विच फर्स्ट स्टेप इज रिएक्शन ऑफ KOH आणि KNO3 विथ पायरुलसाइट ओर. काय होतं बघा, पायरुलसाइट ओर घ्यायचा आहे, MnO2 घ्यायचा आहे, याची रिएक्शन करायचं ऑक्सिडायझिंग एजंट सोबत. तुम्ही O2 घेऊ शकताय, पोटॅशियम नायट्रेट घेऊ शकताय किंवा अजून कुठला ऑक्सिडायझिंग एजंट मध्ये वापरू शकताय आणि याच्यामध्ये मीडियम बेसिक वापरायचं बेटा. या दोघांच्या मिक्सचरला फ्युजन मिक्सचर म्हणतात. ओके. फ्युजन मिक्सचर. ओके. पायरुलसाइट ओर ऑक्सिडायझिंग एजंट मीडियम बेसिक आहे. तर याच्यामध्ये पहिल्यांदा मॅग्नेट बनतो बेटा. मॅग्नेट बनतो, पोटॅशियम मॅग्नेट बनतो. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? K2MnO4. K2MnO4 मॅग्नेट मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आहे. +4 ऑक्सिडेशन व्हायला +6 मध्ये कन्वर्ट व्हायला लागलाय. म्हणजे या ऑक्सिडायझिंग एजंटनी जर याला ऑक्सिडाइज केलं, स्वतः +5 मध्ये आहे, स्वतः रिड्यूस होतो, यांनी याला ऑक्सिडाइज केल्यानंतर स्वतः रिड्यूस होतो. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटॅशियम नायट्राइट, KNO2 मध्ये कन्वर्ट होतो बेटा.
+3 मध्ये तो कन्वर्ट होतोय. त्याच्यानंतर साईड प्रोडक्ट मध्ये जर इथं बेस KOH वापरलेला असेल तर वॉटर रिलीज होईल, आणि बेस जर तुम्ही काय वापरलेला असेल, बेस तुम्ही जर K2CO3 वापरले असेल तर CO2 गॅस रिलीज होईल. KOH वापरल्यामुळे रिएक्शन मध्ये वॉटर रिलीज होतो बेटा. आणि या रिएक्शन मध्ये जर मॅग्नेट मध्ये तुम्ही ऍसिडिक मीडियम टाकलात तर मॅग्नेट विल कन्वर्टेड इनटू पर मॅग्नेट आयन. मॅग्नेटचं कन्वर्जन पर मॅग्नेट आयन मध्ये होतं. याचा ग्रीन कलरचा जो मॅग्नेट आहे, सॉरी हा जो मॅग्नेट आयन आहे तो मॅग्नेट पर्पल कलरच्या पर मॅग्नेट मध्ये कन्वर्ट होतो. बघूयात त्याचा काय चेंज आहे. पर मॅग्नेटचा फॉर्म्युला काय आहे, KMnO4 प्लस पायरोलुसाइट ओवर मिळते, MnO2 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होते, प्लस याच्यामधनं O2 रिलीज होतो आणि वॉटर रिमेनिंग पार्ट जर असेल तर वाक्य काय बघा, पायरोलुसाइट ओर आहे. पायरोलुसाइट ओर ची रिएक्शन ऑक्सिडायझिंग एजंट सोबत केली इन प्रेझेन्स ऑफ बेसिक मीडियम. याचं होईल ऑक्सिडेशन, NeL ला ऑक्सिडाइज करेल बेटा. NeL ऑक्सिडाइज केल्यानंतर स्वतः रिड्यूस होतो, रेडॉक्स रिएक्शन आहे. एन फॅक्टर नुसार तुम्ही बॅलन्सिंग याच्यामध्ये करू शकता. ओके, तर याला ऑक्सिडाइज केल्यानंतर मॅग्नेट मध्ये कन्वर्जन होतं. पहिल्यांदा मॅग्नेट बनतो आणि मॅग्नेट कॅन शोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन ऍसिडिक मीडियम. मॅग्नेट विल कन्वर्टेड इनटू पर मॅग्नेट प्लस पायरोलुसाइट ओर आपल्याला परत मिळते +4 मध्ये. एकदा ऑक्सिडेशन झाले, एकदा रिडक्शन झाले. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या प्रोडक्ट साइडनं बॅलन्स करायचे असतात. ठीक आहे, त्याचं बॅलन्सिंग वगैरे आपण क्लासमध्ये शिकलेलो आहोत. तर लक्षात घ्या, याच्यामध्ये तुम्हाला सिंपल गोष्ट विचारले की प्रिपरेशन ऑफ पोटॅशियम पर मॅग्नेट फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर इन्व्हॉल्विंग इन 2 स्टेप. फर्स्ट स्टेप कोणती आहे तसं विचारलेले. तर पहिली स्टेप पायरोलुसाइट ओर मध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट टाकला, बेसिक मीडियम टाकलं तर मॅग्नेट बनतो बेटा. आणि मॅग्नेट याच्यामध्ये ऑप्शन कुठला, मॅग्नेट ओके +6 वाला हा आहे. मॅग्नेट विच कॅन शोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन ऍसिडिक मीडियम, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पर मॅग्नेट. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे इट इज फ्रॉम ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड मल्टी स्टेप क्वेश्चन आहे, पण सिंपल आहे. काय करायचंय, अल्काईनचं पहिल्यांदा हायड्रोलायसिस करायचं बेटा. हायड्रोलायसिस ऑफ अल्काईन, प्रोपाईन घ्यायचं, त्याचं मार्कोनिक ऍडिशन नुसार ऑक्सिमर्क्युरेशन डिमर्क्युरेशन करायचंय. Hg2+, ओके, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड, मार्कोनिक ऍडिशन होते, डायल्यूट H2SO4. वॉटरची ऍडिशन करायची आहे. पहिल्यांदा तुमचा पहिला प्रोडक्ट येणार आहे तो इनोल फॉर्म मध्ये जाणार आहे बेटा. एका कार्बनला तुम्ही H जोडणार, इकडे OH देणार मार्कोनिक ऍडिशन नुसार, इथं H, ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड. बट इनोल फॉर्म पेक्षा कीटो फॉर्म जास्त स्टेबल असतो. याचा टोटोमेरिझम तुम्ही करू शकता. ओके, टोटोमेरिझम केल्याच्या नंतर कीटो फॉर्म जास्त स्टेबल येतो ऍज कम्पेअर टू इनोल फॉर्म. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन. आणि कीटोन वरती HCN ची ऍडिशन केल्याच्या नंतर H+ आणि CN- आहे बेटा. निगेटिव्ह पार्ट पॉझिटिव्हला जोडा कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये आणि पॉझिटिव्ह पार्ट निगेटिव्हला जोडा. कार्बनला CN अटॅक होईल, न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन आहे, O चा OH होईल बेटा. ठीक आहे, मग या ठिकाणी तुमचं सायनोहायड्रीन तयार होतो. O ला H+ जोडा, O- ला H+ आणि C ट्रिपल बॉन्ड N सायनाइड. आणि शेवटची स्टेप आहे रिडक्शन ऑफ सायनाइड H2 इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल. रिडक्शन केल्याच्या नंतर याचं कन्वर्जन सायनाइडचं प्रायमरी अमाइन मध्ये होतं. ठीक आहे, वरच्या साईडला OH ऍज इट इज आणि खालच्या साईडला प्रायमरी अमाइन CH2 NH2. ठीक आहे, तर अशा प्रकारचे मल्टी स्टेप एकदम सिंपल रिएक्शन आहे. फक्त रिएजंटचे रोल माहित असणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, मग याच्यावरनं तुमचं जे आन्सर येणार आहे तर तुमचा 2 मिथाइल ग्रुप अटॅच आहेत, NH2, 2 मिथाइल, त्याच कार्बनला CH2, सॉरी याच्यामध्ये जो प्रोडक्ट येणार आहे 2 मिथाइल, त्याच कार्बनला OH, CH2 NH2. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, तो प्रोडक्ट बघा, तो प्रोडक्ट ज्याच्यामध्ये आहे 2 मिथाइल आहेत, एक OH, CH2 NH2. ओके, ज्या कार्बनला OH आहे तोच आहे, हे येणार नाही, हा पण येऊ शकत नाही. ठीक आहे, CH2 OH दिला तो, त्यामुळे तो येणार नाही, हा पण येत नाही. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ओके, त्याच्यानंतर इट इज फ्रॉम हायड्रोकार्बन. HBr ची ऍडिशन करायचे, मार्कोनिक ऍडिशन रिएक्शन. रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. जेवढा तुमचा कार्बोकॅटायन स्टेबल येईल तेवढा रेट जास्त असतो बेटा. अशा प्रकारच्या रिएक्शन मध्ये अल्किन वरती इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन होतात. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायन. जेवढा कार्बोकॅटायन स्टेबल तेवढा रेट जास्त असतो. ठीक आहे, मग आता इथला कुठला कार्बोकॅटायन जास्त स्टेबल येईल, HBr ची ऍडिशन करत असताना H+ ऍड केल्याच्या नंतर बघा याच्यावरती H+ ऍड करा,
प्रत्येकावरती H प्लस ऍड केल्याच्या नंतर पहिल्याचा कार्बोकॅटायन तुम्ही बघा, पहिल्याचा कार्बोकॅटायन तुमचा या दोन्ही पैकी एकावरती अटॅक जर तुम्ही केलात, कुठल्या पण एका ठिकाणी H प्लस तुमचा येणार आहे, तर इथं हा कार्बोकॅटायन किंवा इकडचा कार्बोकॅटायन बनेल, 2 अल्फा H आहे. देर इज नो रेझोनन्स, कारण लोन पेअर आपल्या इकडच्या साईडला आहेत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर रिअरेंज केल्यानंतर स्टेबल येतो, पण ऑलरेडी स्टेबल नाहीये. मग याच्यामध्ये जर मी H प्लस ऍड केले 2 नंबरच्या एक्झाम्पल मध्ये, तर H प्लस याच्यावरती अटॅक केल्याच्या नंतर पहिलाच कार्बोकॅटायन जो आहे तो ऑक्टेट कंप्लीट कार्बोकॅटायन बनू शकतो. बघा इथं प्लस एम इफेक्ट याचा पडू शकतो, म्हणजे सगळ्यात जास्त स्टेबल कार्बोकॅटायन जो आहे तो Q नंबरच्याचा आहे. इथं टर्शरी बनणार आहे. ओके, टर्शरी बनणार आहे बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे. इथं टर्शरी बनणार आहे बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे. याचा प्लस एच इफेक्ट पाहायला मिळतो, इथं प्लस एच इफेक्ट पाहायला मिळतो, पण याच्यामध्ये प्लस एम इफेक्ट पाहायला मिळतो बेटा, प्लस एम इफेक्ट. त्यामुळे सगळ्यात मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन हा क्यूचा येणार आहे, H प्लस ची ऍडिशन. इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन. फक्त H प्लस ऍड करून तुम्ही पहा, जेवढा कार्बोकॅटायन स्टेबल तेवढा रेट जास्त. 2 नंबर ऑप्शन येणार आहे क्यू, म्हणजे ऑप्शन नंबर 4 क्यू. ओके, रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर विचारलेली आहे. फर्दर ती रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर होती EAR ची. आता हे NAR ची ऑर्डर विचार आहे, न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन रिएक्शनची ऑर्डर विचारलेली आहे. जेवढा कार्बोनिलचा सीओचा कार्बन जास्त डिफिशियंट तेवढा रेट जास्त असतो बेटा. प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर आपण ड्रॉ करूयात. ओके, ऑप्शन वरनं आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ करूयात. पहिला पॅरा नायट्रोबेन्झाल्डिहाइड बघा, अल्डिहाइड दिलाय. अल्डिहाइड मध्ये तुमचा पॅरा नायट्रो, पॅरा पोझिशनला NO2 ग्रुप आहे, NO2 चा मायनस एम इफेक्ट असतो. ओके, दुसरं जे ऑप्शन दिलेलं आहे ते आहे एक टोलिन वाला दिलेला आहे. बघा लक्षात घ्या, याच्यामध्ये बेन्झाल्डिहाइड एक आहे, नॉर्मल बेन्झाल्डिहाइड, दुसरा टोलिन आहे त्याला बेन्झाल्डिहाइड केलेला आहे, आणि शेवटचा एक कीटोन याच्यामध्ये दिलेला आहे, CH3 चा प्लस एच इफेक्ट असतो. ओके, आणि शेवटी अजून एक ऍसिटोफेनॉन दिलेला आहे. ऍसिटोफेनॉन म्हणजे कीटोन आहे, बट कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव्ह दॅन अल्डिहाइड टुवर्ड्स NAR. लक्षात घ्या, या चौघा स्ट्रक्चर मध्ये ज्या सीओचा कार्बन जास्त डिफिशियंट त्याचा रेट टुवर्ड्स NAR जास्त असतो. मग या ठिकाणी NO2 चा जो इफेक्ट आहे तो मायनस एम आहे, याचा प्लस एच इफेक्ट आहे, आणि या ठिकाणी सिंपल अल्डिहाइड आहे, मायनस एम याच्याकडनं रिंग कडनं ओढेल, ओढल्यानंतर सीओचा कार्बन बघा ऑक्सिजन ओढल्यामुळे हा कार्बन डिफिशियंट आहे, परत रिंग याच्याकडनं ओढते त्यामुळे हा जास्त डिफिशियंट आहे. इथं कुठलाच विड्रॉइंग नाही, इथं डोनेटिंग आहे. आणि कीटोन्स मध्ये आज CH3 याला इंडक्टिव्हली देतोय बेटा, देतोय म्हणजे याच्यामध्ये प्लस आय इफेक्ट आहे जो रेट कमी करतो. ओके, आणि एक वाक्य सांगतो मी, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव्ह दॅन कीटोन्स टुवर्ड्स NAR, म्हणजे सगळे अल्डिहाइड याच्यापेक्षा जास्त रिएक्टिव्ह येतात. मग ऑर्डर मध्ये पाहायचं असेल तर सगळ्यात मोर रिएक्टिव्ह नायट्रोबेन्झिन येणार आहे, त्याच्यानंतर बेन्झाल्डिहाइड पॅरा नायट्रोबेन्झाल्डिहाइड येणार आहे, मग बेन्झाल्डिहाइड, मग हे टोलिन वाला येणार आहे, शेवटी ऍसिटोफेनॉन येणार आहे. मग आपण बघूयात सगळ्या ऑप्शन मध्ये पॅरा नायट्रो वाला सगळ्यात पहिल्यांदा जो येणार आहे तो पॅरा नायट्रो वाला येणार आहे. पॅरा नायट्रो शेवटला मोर रिएक्टिव्ह असलेला हा एक आहे, हा एक आहे. ओके, पॅरा नायट्रो नंतर बेन्झाल्डिहाइड पाहिजे, इथं बेन्झाल्डिहाइड टोलिन बेन्झाल्डिहाइड आहे, ते येणार नाही, म्हणजे उत्तर जे आहे ते तुमचं सेकंड नंबरचं ऑप्शन करेक्ट आहे बेटा. ठीक आहे, कुठलं ऑप्शन करेक्ट आहे, हे सेकंड नंबरचं ऑप्शन करेक्ट आहे. ठीक आहे, रेट ऑफ NAR is inversely proportional to steric crowding and deficiency of carbonyl group, directly proportional to deficiency of carbonyl group. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन पुढचा जो आहे क्वेश्चन नंबर 63. ओके, कार्बोहायड्रेट्स रायबोज प्रेझेंट इन DNA. ओके, डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड आपण काय म्हणतो, याच्यामध्ये कुठला आपला DNA मध्ये काय प्रेझेंट आहे, काय विचारले, कार्बोहायड्रेट रायबोज प्रेझेंट इन DNA. ओके, त्याचं स्ट्रक्चर आपण बघूयात, डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. ओके, तर याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे बेटा, पहिला जो आहे तो बीटा रायबोज असतो, बीटा असतो, बीटा म्हणजे सेकंड नंबरचा कार्बनचा जो OH आहे तो अप्पर साइडला असतो. त्याच्यानंतर डिऑक्सी असतो, 2 नंबरला डिऑक्सी असतो, हे 1 नंबर आहे, हे 2 नंबरचा डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट या ठिकाणचा OH खालच्या साईडला असतो, त्या ठिकाणचा OH जो आहे तो अप्पर साईडला असेल, CH2OH असेल. मग आता याच्यावरनं आपल्याला सेंटेन्स सांगायचे, हे पेंटोज शुगर आहे, 5 कार्बनची शुगर आहे, 1 2 3 4 5 बरोबर आहे.
पायरॅनोज म्हणलंय, पायरॅनोज नाहीये, फ्युरॅनोज आहे, 5 मेंबर रिंग आहे, त्याच्यामुळे हे येणार नाही, त्याच्यामुळे हे रॉंग आहे. डिकॉन्फिगरेशन आहे, डिकॉन्फिगरेशन हे करेक्ट आहे. ओके, नॅचरल शुगरचं डिकॉन्फिगरेशन असतं ते करेक्ट आहे. रिड्युसिंग शुगर आहे वेन फ्री. ओके, ज्याच्यामध्ये हेमी असेटॉल लिंकेज असतं, जे OH आणि OR ग्रुप ज्याला प्रेझेंट असतो ते रिड्युसिंग शुगर असतात. हे रिड्युसिंग, ऑल मोनोसॅकराइड्स आर रिड्युसिंग शुगर बेटा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट अल्फा एनोमेरिक फॉर्म आहे, अल्फा नाहीये, बीटा आहे, OH वरच्या साईडला आहे, त्याच्यामुळे हे कॅन्सल झालं. त्याच्यानंतर मग याचं करेक्ट कोणते? ACD. चूज करेक्ट आन्सर फ्रॉम गिवन ऑप्शन ACD. ओके, ACD म्हणजे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, ही जी रिएक्शन आहे सॉल्ट फॉर्मेशनची रिएक्शन एक नॉर्मल SN2 रिएक्शन आहे. ठीक आहे. तर SN2 रिएक्शनला फेवर कोण करतं? पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट का प्रोटिक सॉल्व्हंट? पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट SN2 ला फेवर करतात. बघा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स वरती जास्त भर दिलेला आहे या परीक्षेमध्ये. ठीक आहे. काय बघा, कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन लेस पोलार मीडियम. पोलार मीडियम लेस घ्यायचंय, लेस पोलार म्हणजे आपल्याला पोलार अप्रोटिक वगैरे घ्यायचा आहे. बघा, SN2 अटॅक आहे, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव्ह चार्ज आहे, मग अटॅक झाल्याच्या नंतर Cl निघून जाईल, म्हणजे पहिलं स्टेटमेंट करेक्ट आहे, कारण लेस पोलार मीडियम जे आहे ते फेवर करतं SN2 रिएक्शनला. पहिली रिएक्शन SN2 आहे, करेक्ट आहे. त्यानंतर द कन्वर्जन प्रोसीड वेल इन मोर पोलार मीडियम. दुसऱ्यामध्ये पण हा पण प्रायमरी RX आहे, हा पण प्रायमरी RX आहे, बट याला मध्ये मोर पोलार मीडियम म्हणले, वरच्याला लेस पोलार मीडियम म्हणले. वरची रिएक्शन ही SN2 होती, त्याच्यामुळे ते करेक्ट आहे. आणि दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये मात्र इथं पण सेम झालेलं आहे. टर्शरी अमाइन जो आहे याच्यावरती अटॅक करेल, Cl ला काढून टाकेल, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनतो. नायट्रोजनचे लोन पेअर दिल्यानंतर त्याला H+ अटॅच नाहीये, त्याच्यामुळे पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय. इट इज अ सॉल्ट फॉर्मेशन. आणि सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन ज्या असतात बेटा, त्या सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंटला फेवर करतात. मोर पोलार मीडियम जर असेल तर सॉल्ट फॉर्मेशन फॉरवर्ड डायरेक्शनला जातं, त्याच्यामुळे इथं मोर पोलार मीडियम हे सुद्धा स्टेटमेंट करेक्ट आहे बेटा. वरची नॉर्मल SN2 आहे आणि खालची रिएक्शन इट इज नॉट SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन. या रिएक्शनला आपण असं म्हणूया सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन आहे. तर सॉल्ट फॉर्मेशन असल्यामुळं आपल्याला याला सांगायचं की याच्यामध्ये जास्त पोलार मीडियम असेल तर ती रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शनला इझिली जाईल. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ओके, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फेल्स. बोथ स्टेटमेंट ओके आर ट्रू. ओके, दोन्ही स्टेटमेंट जे आहेत त्या करेक्ट आहेत. नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज फ्रॉम ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, लक्ष द्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे पण मल्टिपल रिएक्शन्स याच्यामध्ये आलेले आहेत. अमन हॅज बीन आस्क्ड टू सिंथेसिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल. ओके, अमनला हा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करायला सांगितलेला आहे, एक्स मॉलिक्यूल. हिट ऑफ प्रिपेरिंग the molecule using aldol condensation reaction, he found a few cyclic alkene in his laboratory. ओके, त्याला त्याच्या लॅबोरेटरी मध्ये काही अल्किन दिसलेत, पण त्या अल्किनचं ओझोनोलायसिस त्याला करायचंय, मग अल्डोल कंडेन्सेशन करायचंय, त्यावेळेस हा प्रोडक्ट बनणार आहे असं सांगितलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर काय म्हणलेलं आहे? हिट ऑफ प्रिपेरिंग ओझोनोलायसिस रिएक्शन ऑफ अल्किन प्रोड्यूस डायकार्बोनिल कंपाउंड फॉलोड बाय aldol reaction to prepare X, predict the suitable alkene that leads to formation of X. ओके, म्हणजे काय करायचंय? एक अल्किन घ्यायचंय, त्याचं ओझोनोलायसिस करायचं बेटा, आणि ओझोनोलायसिस केल्याच्या नंतर त्या अल्किनचं ओझोनोलायसिस केल्यानंतर तुम्हाला एक कंपाऊंड मिळणार आहे. त्या कंपाऊंडचं तुम्ही अल्डोल कंडेन्सेशन केली तर हा बनेल असं सांगितलेलं आहे. मग तुम्ही कसं बनवायचं? याला रिव्हर्सिबल वेनं जायचं आहे, याला तोडायचं आहे, त्याचं ओझोनोलायसिस आपल्याला करायचं आहे, कारण हा जो प्रोडक्ट आहे तो अल्डोलनं बनलेला आहे असं सांगितलेलं आहे. आता अल्डोल कंडेन्सेशन हा प्रोडक्ट जर बनत असेल तर एक गोष्ट क्लिअर आहे, अल्डोल कंडेन्सेशन मध्ये अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कार्बोनिल बनतात. मग याला तोडत असताना या साईडला H ऍड केले जातात, इकडच्या साईडला O ऍड केला जातो. मग याच्यामध्ये कार्बन बघा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बनचा तो कंपाऊंड आहे. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, त्यापैकी तुमचा इकडच्या साईडला 2 नंबरला कीटोनिक ग्रुप आहे आणि शेवटच्या कार्बनवर अल्डिहाइड ग्रुप आहे. बघा, इकडच्या साईडला वरच्या साईडला काय बनलं? अल्डिहाइड बनलेला, ऑक्सिजनची ऍडिशन बनलेली आहे.
कारण काय, अल्डोल कंडेन्सेशनचा प्रोडक्ट जो असतो तो अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड असतो. अल्फा पोझिशनचे एच रिमूव्ह केले जातात, बीटाचा ओ रिमूव्ह केला जातो. मग याला तोडलं आपण, वरती बीटाला ओ दिलं, अल्फाला एच दिले. तोडल्याच्या नंतर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबरला अल्डिहाइड ग्रुप आहे, 2 नंबरला एच ऍड केले. ओके, हा तुमचा कार्बोनिल कंपाऊंड आहे, ज्याची अल्डोल केल्याच्या नंतर मोर रिएक्टिव्ह वरती अटॅक केल्याच्या नंतर तुमचा तो प्रोडक्ट बनलेला आहे. मग आता हा जो आपला डायकार्बोनिल कंपाऊंड आहे तो कोणाचं ओझोनोलायसिस केल्यानंतर बनू शकतो, तर त्याच्यामध्ये पहा तुम्ही सगळ्या ऑप्शन मध्ये तोडून तुम्ही बघू शकता. आता याचं ऑप्शन जे आहे थर्ड नंबरचं ऑप्शन करेक्ट आहे. त्याला मी काय करतो, तोडतो बघा. ओझोनोलायसिस म्हणले कट केल्यानंतर दोन्ही साईडला ओ ऍड केले जातात. कार्बन मोजा तुम्ही 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबरला अल्डिहाइड ग्रुप येईल बेटा. 7 नंबरला इथं CHO ग्रुप बनेल, 7 नंबरला अल्डिहाइड ग्रुप बनेल आणि 2 नंबरला कीटोनिक ग्रुप बनेल, 2 नंबरला कीटोनिक बनेल. म्हणजे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आहे. तोडल्यानंतर तुम्ही बघा, तोडल्यानंतर हे स्ट्रक्चर असं बनेल. ओके, या ठिकाणी तुमचा सी डबल बॉन्ड ओ बनेल, सी डबल बॉन्ड सी ऐवजी, आणि इकडच्या ठिकाणी सुद्धा सी डबल बॉन्ड ओ बनेल. ओके, इथं एच आहे तो एलडीडी ग्रुप. म्हणजे याला जर तुम्ही हे आणि हे काय आहेत बेटा, दे आर सिमिलर कंपाऊंड्स, दोन्ही सेम कंपाऊंड आहेत. आणि याचं तुम्ही इंट्रामॉलिक्युलर अल्डोल केली तर तुमचा आन्सर ते बनू शकतं जे दिलेलं आहे ते. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पुढचा आहे, इट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे नेक्स्ट, डुमाज मेथड. इट इज फ्रॉम ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, डुमाज मेथड जी असते ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये नायट्रोजनचं पर्सेंटेज किती आहे ते काढण्यासाठी डुमाज मेथड वापरली जाते बेटा. तर स्टेटमेंट बघूयात. डुमाज मेथड, स्टेटमेंट फर्स्ट, डुमाज मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नायट्रोजन इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ओके, नायट्रोजनचं एस्टिमेशन करण्यासाठी केली जाते, किती पर्सेंटेज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये प्युअर नायट्रोजन आहे हे प्रिडिक्ट करण्यासाठी मेथड वापरली जाते. पहिलं वाक्य बरोबर आहे. Dumas method involving formation of ammonium sulfate by heating the organic compound with concentrated sulfuric acid. हे रॉंग आहे बेटा. काय आहे, एखादा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग नायट्रोजन आयटम. ज्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये नायट्रोजन आहे त्या नायट्रोजनचं पर्सेंटेज नायट्रोजनला N2 मध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं, N2 गॅस मध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं. आणि याचं पर्सेंटेज काय आहे ते पर्सेंटेज काढण्यासाठी डुमाज मेथड वापरली जाते. हे दुसरं सेंटेन्स जे आहे ते इनकरेक्ट आहे बेटा. मग याच्यामध्ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स. सेकंड फॉल्स आहे बेटा. हे दुसरा आन्सर त्याच्यामध्ये येणार आहे. क्वेश्चन नंबर 70. ओके, लार्ज डिफरन्स बिटवीन मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर अँड ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचा आणि सल्फरचा बॉइलिंग पॉइंट मध्ये जास्त फरक असतो. ऑन मुव्हिंग डाऊन द ग्रुप खाली इन्क्रीज होत जातं, पण त्याच्यामध्ये सल्फर मध्ये जास्त डिफरन्स असल्या का आहे त्याचं रिझन जर बघायचं असेल, ऑक्सिजन डायटॉमिक आहे, सल्फर ऑक्टा ॲटॉमिक फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट असतो. ॲटॉमिसिटी खूप जास्त असल्यामुळे डिफरन्स जास्त आलाय, त्याच्यामुळे आन्सर 2 नंबर येऊ शकतं बेटा. ठीक आहे, तर हे पी ब्लॉकचे टीचर जे आहेत ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतील बेटा. ठीक आहे, हे प्रॅक्टिकल केमिस्ट्री सुद्धा ते एक्सप्लेन करतील. नेक्स्ट, इट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री. ओके, हा पण फिजिकल केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट, हा सुद्धा फिजिकल मधला आलेला आहे. ओके, हा पण फिजिकलचा आहे. किती झाले, 75. ओके, तर अशा प्रकारे या मॉर्निंग सेशनच्या पेपरमध्ये 24चा जो मॉर्निंगचा सेशनचा पेपर आहे त्याच्यामध्ये जर टोटल ओव्हरऑल क्वेश्चन जर पाहिले तर 8 क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे 8 क्वेश्चन आले होते. डी अँड एफ ब्लॉकचे 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन मध्ये 0 क्वेश्चन आलेले आहेत. ओके, तर एकदम सिंपल क्वेश्चन होता. काही क्वेश्चनला लेंदी बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, तर तुम्हाला नेक्स्ट जे तुमची परीक्षा होणार आहे मेन्सची आणखीन एक वेळा, त्यावेळेला तुम्हाला एक गोष्ट करायची आहे की स्टेटमेंट बेस्ड जे क्वेश्चन आहेत ते करेक्ट येण्यासाठी आपल्याला एनसीईआरटीची रीडिंग व्यवस्थित केली पाहिजे. ओके, डिटेलमध्ये केलेली पाहिजे. आणि सरांनी शिकवत असताना, प्रत्येक टीचरनी शिकवत असताना जे एक्सेप्शनल गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्याच्यामुळे हे असं होऊ शकतं. त्याला रिझन वाईज व्यवस्थित लक्षात ठेवा, म्हणजे तुम्हाला पेपर सोपे जाऊ शकतात. ओके, थँक्यू.